हेलो स्टूडेंट्स, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम आपका 5वां चैप्टर शुरू कर रहे हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। आपका जो ये सेकेंड सेशनल एग्जाम आएंगे, इसमें ये 3 चैप्टर्स आएंगे। पहला वर्क पावर एंड एनर्जी, दूसरा रोटेशनल मोशन और तीसरा ये प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, मैटर के बारे में आपने बहुत कुछ पढ़ा है। मैटर 3 फॉर्म्स में एग्जिस्ट करता है। सॉलिड्स होते हैं, लिक्विड्स होते हैं, गैसेस होते हैं। लिक्विड्स की अपनी प्रॉपर्टीज हैं, सॉलिड्स की अपनी प्रॉपर्टीज हैं, गैसेस की अपनी प्रॉपर्टीज हैं, लेकिन बहुत सारी प्रॉपर्टीज जो है वो कॉमन है। और जैसे एग्जाम्पल के लिए मास, चाहे आपका सॉलिड हो, चाहे लिक्विड हो, चाहे गैस हो, इन सब में मास होता है। मास के अलावा दूसरी प्रॉपर्टी क्या होती है कि ये स्पेस ऑक्यूपाई करता है। सॉलिड भी स्पेस ऑक्यूपाई करेगा, गैस भी करेगा, लिक्विड भी करेगा। तीसरी प्रॉपर्टी इनर्शिया, जो आपका मास है उसको इनर्शिया भी कहते हैं। तीसरा और भी प्रॉपर्टीज हैं, जैसे कि उसकी स्मेल कैसी हो सकती है, देखने में कैसा हो सकता है, वेट हो सकता है, एंड सो ऑन। इस तरह की बहुत सारी प्रॉपर्टीज होती हैं। तो अब फिलहाल हम यहाँ पर पहली बात करते हैं कि प्रॉपर्टीज क्या क्या हो सकती हैं और हमें यहाँ क्या क्या पढ़नी है। किसी भी मैटर की जो डिफरेंट प्रॉपर्टीज हैं, उसमें डेंसिटी हो सकती है, कलर हो सकता है, मास हो सकता है, वॉल्यूम, लेंथ, मैलेबिलिटी, एबिलिटी टू चेंज इट्स केमिकल कॉम्पोजिशन, ये बहुत सारे तरह तरह की इसकी प्रॉपर्टीज हैं। चाहे कुछ भी हो, मैटर 3 फॉर्म्स में एग्जिस्ट करता है, जो आपको पता है, सॉलिड, लिक्विड और गैस। यहाँ पर हम सॉलिड को एक अलग फॉर्म पढ़ेंगे और लिक्विड और गैस को हम कंबाइन करके फ्लूइड्स के फॉर्म में इनको पढ़ेंगे। चाहे सॉलिड हो या फ्लूइड हो, इनकी जो प्रॉपर्टीज हो सकती हैं वो 2 तरह से कैटेगराइज होती हैं। पहली जो फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं और दूसरी होती है केमिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या है? मास है, एरिया है, मेजर जिनको कर सकते हैं वो फिजिकल प्रॉपर्टीज है। तो ये जो फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं, इसमें आपको 4 फिजिकल प्रॉपर्टीज यहाँ पढ़नी है केवल। इलास्टिसिटी, बल्कि 5 पढ़ लीजिए, इलास्टिसिटी और प्लास्टिसिटी। तीसरी आपकी प्रेशर हो जाएगी, चौथी सरफेस टेंशन और 5वीं विस्कोसिटी। केमिकल प्रॉपर्टीज हम यहाँ पर डिस्कस नहीं करेंगे। अब आ जाइए, इन प्रॉपर्टीज को समझने से पहले हमें 1-2 तरह के फोर्सेस और पढ़ने पड़ेंगे। अभी तक आपने जो फोर्स का डेफिनेशन पढ़ा था, वो पढ़ा था कि वो पुश या पुल जिसकी वजह से कोई ऑब्जेक्ट या तो चेंज करता है या चेंज करने की टेंडेंसी रखता है अपनी स्टेट ऑफ रेस्ट या यूनिफॉर्म मोशन को। ये आपका एक्सेलरेटिंग फोर्स था। यही फोर्स जो है वो ये भी कर सकता है कि जो ऑब्जेक्ट है उसके शेप और साइज को चेंज करने की कोशिश कर सकता है। अगर कोई फोर्स ऐसा है जो टेम्परेरीली या परमानेंटली किसी भी ऑब्जेक्ट का शेप, साइज या स्ट्रक्चर या कॉन्फ़िगरेशन चेंज कर देता हो, तो ये आपका डिफॉर्मिंग फोर्स कहलाता है। सो a force that can damage the structure temporarily of or permanently of an object in terms of its shape, size, configuration or structure, then it is known as deforming force. ये आपको मैंने एग्जांपल्स दिखाए हैं डिफॉर्मिंग फोर्स के। पहले केस में देखिए, आपको ये एक क्लिप सी है जिसको कि दबाते हैं तो इसका शेप चेंज हो जाता है। दूसरे में क्ले है जिसको, ये फर्स्ट वाले में अगर आप इस फोर्स को हटाएंगे तो ये वापस अपनी जगह पे आ जाएगा, यानी कि टेम्परेरी चेंज है। सेकंड वाले केस में परमानेंट चेंज है। थर्ड वाले केस में अगर ये हुक टूट जाता है तो परमानेंट चेंज है। फोर्थ वाले केस में आपने चूंकि ट्यूब को दबाया है तो इसमें चेंज ऐसे ही हो जाएगा, तो ये टेम्परेरी चेंज नहीं है। फिफ्थ वाले केस में देखिए, एक वो है इलास्टिक है, इसको खींच रहे हैं, अगर आप इसके ऊपर से फोर्स हटाएंगे तो ये वापस अपनी जगह आने की कोशिश कर लेगा, तो ये आपका टेम्परेरी चेंज है। छठे वाले केस में ये जूता जो है उसको आपने टेढ़ा, थोड़ा सा हिल गया, वो टेढ़ा हो गया, जब तक आप इसको दोबारा फोर्स नहीं लगाएंगे वापस अपनी जगह पे नहीं आएगा। तो ये सब, और एक आप इधर आपने इसके अलावा, इनके अलावा ये आपको एक केस दिख रहा है, ये एक बॉल है जिसको कि दबाते हैं तो उसका शेप चेंज हो जाता है, या ये एक स्प्रिंग है जिसको कि खींचते हैं तो इसका शेप चेंज हो जाता है। ये दीज ऑल आर एग्जांपल्स ऑफ डिफॉर्मिंग फोर्स। जब भी डिफॉर्मिंग फोर्स लगता है तो डिफॉर्मेशन होता है। The process of changing original shape, size or structure of an object is known as
डिफॉर्मेशन। डिफॉर्मेशन जो है वो इलास्टिक हो सकता है या इन इलास्टिक हो सकता है। अगर परमानेंट चेंज है तो वो इन इलास्टिक या प्लास्टिक होता है। अगर टेम्परेरी चेंज है तो ये आपका इलास्टिक होता है। जो टेम्परेरी डिफॉर्मेशंस हैं उनके एग्जांपल्स देखिए, रबर बैंड है उसको आपने खींच लिया, या स्पॉन्ज बॉल को दबा दिया, या आपका जो डनलप पिल्लो का गद्दा होता है उसको दबाइए, जब आप उठेंगे तो वापस सीधा हो जाएगा। किसी स्प्रिंग को खींचेंगे, जब छोड़ देंगे तो वापस नीचे हो जाएगी। ये सब इलास्टिक डिफॉर्मेशंस है। प्लास्टिक डिफॉर्मेशंस देखिए, आपने प्लास्टिक क्ले या मिट्टी में खेला होगा। मिट्टी को अगर आपने गीली मिट्टी को आप हिला देते हैं तो वो जैसी है वैसे ही चेंज हो जाती है। मड़ा हुआ आटा अगर आप उसमें उंगली लगा के दबा दीजिए तो उसमें परमानेंट चेंज हो जाता है। पेंसिल को तोड़ देना, चौक को तोड़ देना, क्ले पॉट्स बनाना, ये सब एग्जांपल्स हैं इन इलास्टिक डिफॉर्मेशन के। यहाँ पर मैंने आपको एग्जांपल्स दिखाए हुए हैं। ये जो बीच वाला है, जो ग्रे कलर का आपको दिख रहा है, ये एक्चुअल ऑब्जेक्ट है। अगर आप इसके ऊपर प्रेशर लगाते हैं तो ये दब जाता है, जब प्रेशर हटाते हैं तो ये वापस बीच वाली पोजीशन में आ जाता है। ऐसे ही अगर आप उसके ऊपर टेंशन लगाते हैं, उसको आप ऐसे करके खींचते हैं तो ये रेड वाला जो है ये हो जाता है, और जब आप इसको छोड़ते हैं तो ये वापस ग्रे वाले पोजिशन में आ जाता है। ये एग्जाम्पल है आपका इलास्टिक डिफॉर्मेशन का। इसमें देखिए, इसमें चौक है, उसको आपने तोड़ दिया, अब ये वापस अपनी पोजीशन में नहीं आ सकता, सो इट इज इन इलास्टिक डिफॉर्मेशन। ये स्प्रिंग है, इसको आपने इतना ज्यादा खींच दिया कि इसमें परमानेंट चेंज हो गया इसके शेप में। इट इज एन एग्जांपल ऑफ इन इलास्टिक डिफॉर्मेशन। जब भी कोई डिफॉर्मिंग फोर्स किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर वर्क करता है तो वो जो ऑब्जेक्ट है वो स्ट्रेन्ड हो जाता है, उसके ऊपर स्ट्रेन हो जाता है, और इस स्ट्रेन की वजह से बॉडी के अंदर से एक स्ट्रेस या एक फोर्स, एक अलग तरह का फोर्स पर यूनिट एरिया निकलता है, जो कि उस स्ट्रेन को अपोज करके ऑब्जेक्ट को वापस अपनी जगह लाने की कोशिश करता है। तो ये जो होता है आपका स्ट्रेन होता है। और इस तरह से यहाँ पे जब भी हम इलास्टिसिटी या प्लास्टिसिटी की बात करते हैं या डिफॉर्मेशंस की बात करते हैं तो वहां पर हम दो क्वांटिटीज और ऐड कर लेते हैं, पहली स्ट्रेस और दूसरी स्ट्रेन। जब डिफॉर्मिंग फोर्स लगेगा तो ऑब्जेक्ट के ऊपर स्ट्रेन होगा, और उस स्ट्रेन को रिमूव करने के लिए अंदर से जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं वो एक तरह का फोर्स लगाएंगे, जो फोर्स आपका स्ट्रेस के फॉर्म में वहां पर नजर आएगा। अब ये फोर्स जो आपका स्ट्रेस के तौर पे नजर आता है, ये कहलाता है रिस्टोरिंग फोर्स। एक ऐसा फोर्स जो कि किसी भी ऑब्जेक्ट को अपने ओरिजिनल शेप और साइज में ले आने के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है, जो कि हमेशा डिफॉर्मिंग फोर्स को अपोज करता है। ये फोर्स आपका रिस्टोरिंग फोर्स कहलाता है, और ये इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की वजह से जनरेट होता है। अगर कोई भी सिस्टम अपने इक्विलिब्रियम से अलग हट जाता है, वहां से हिल जाता है, यानी जो उसका एक्चुअल जो स्टेबिलिटी है उसकी, अगर वो उसको चेंज करने की कोशिश की जाती है, उसका जो स्टेबल जो साइज या शेप है उसको चेंज करने की कोशिश की जाती है डिफॉर्मिंग फोर्स का यूज करके, तो हर बार एक रीस्टोरिंग फोर्स जो है वो अंदर से वर्क करने लगता है ऑब्जेक्ट के अंदर से, जो उसको वापस इक्विलिब्रियम में लाने की कोशिश करता है। यहाँ पर मैंने आपको एग्जाम्पल दिखाया हुआ है रीस्टोरिंग फोर्स का स्प्रिंग में। ये एक एंड है जहां पे ये स्प्रिंग फिक्स है, आपने दूसरी तरफ से इसको खींचा, तो जब आपने खींचा तो ये डिफॉर्म हो गई, तो ये जो एफ आपका दिख रहा है ये डिफॉर्मिंग फोर्स है, और उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में रीस्टोरिंग फोर्स वर्क करता है, जो कि स्प्रिंग का इंटरनल फोर्स है। दूसरा केस नीचे वाला है जिसमें कि एक सिंपल पेंडुलम दिखाया हुआ है। जब इस पेंडुलम को आपने राइट हैंड साइड पे खींचा, डिस्प्लेसमेंट इसमें हुआ, तो रीस्टोरिंग फोर्स इसको वापस अपनी जगह पे लाने की कोशिश करता है। जो स्प्रिंग का केस है उसमें रीस्टोरिंग फोर्स जो है वो इक्विलिब्रियम पॉइंट की तरफ लाने की कोशिश कर रहा है, ये स्प्रिंग का इंटरनल फोर्स है। जो दूसरा केस है जिसमें सिंपल पेंडुलम है, उसमें सिंपल पेंडुलम जो है वो कंबाइन फोर्स होता है, जो टेंशन ऑफ कॉर्ड है उसका, और वेट जो बॉब का मास है उसका जो वेट है, बॉब का जो गोला है उसका जो वेट है, इन दोनों का कंबाइंड जो फोर्स होता है वो इसको इक्विलिब्रियम में लाने की कोशिश करता है। यहां से आपको पहली प्रॉपर्टी में बताती हूँ, इलास्टिसिटी। वो प्रॉपर्टी जिसकी वजह से कोई भी ऑब्जेक्ट अपने ओरिजिनल शेप और साइज को रीगेन करने की कोशिश करता है जब हम डिफॉर्मिंग फोर्स हटा देते हैं उसके बाद।
ये प्रॉपर्टी कहलाती है इलास्टिसिटी. सो द प्रॉपर्टी बिकॉज ऑफ विच every object tries to regain its original shape and size after removal of deforming force is called elasticity. यहाँ पे एक बात आप समझ लीजिए कि इस वर्ल्ड में कोई भी चीज परफेक्ट इलास्टिक नहीं है, लेकिन क्वार्ट्ज क्रिस्टल जो है वो नियरली परफेक्ट इलास्टिक है. दूसरा क्वेश्चन आपको कभी कभी पूछा जाता है कि स्टील और रबर में से कौन सा ज्यादा इलास्टिक है. तो स्टील जो है वो रबर से ज्यादा इलास्टिक है, क्योंकि जिसमें जितना ज्यादा, जिसको शेप को चेंज करने के लिए जितना ज्यादा डिफॉर्मिंग फोर्स की जरूरत है, ऑब्वियसली वो उतना ज्यादा इलास्टिक होता है. ये आपको एग्जांपल्स मैंने दिखाए हुए हैं. पहले केस में देखिए रबर बैंड है, उसको जब आप खींचते हैं और जब छोड़ते हैं तो वो वापस अपनी जगह पे आ जाता है. दूसरे केस में एक स्प्रिंग है, जिसको खींचा जाता है तो फैल जाती है, छोड़ा जाता है तो वापस अपनी जगह आ जाती है. तीसरे केस में ये एक बच्चा है जो एक बार के ऊपर कूद रहा है. जब वो बार के ऊपर प्रेशर लगाता है, फोर्स उसका लगता है, वेट उसका उसके ऊपर गिरता है तो वो नीचे हो जाता है, डिफॉर्म हो जाता है, और जब वो उठता है तो वो वापस अपनी जगह पे आ जाता है. तो ये सब इलास्टिक मटेरियल्स हैं जो कि रिमूवल ऑफ डिफॉर्मिंग फोर्स के बाद अपनी जगह पर आ जाते हैं. इलास्टिक मटेरियल क्या हुए यहाँ से? ऐसे कोई भी मटेरियल्स जिनको कि जब जो स्ट्रेच हो जाते हैं या जिनका शेप चेंज हो जाता है, लेकिन जब वो आपका जो डिफॉर्मिंग फोर्स है वो हटाया जाता है तो वापस अपनी जगह आ जाते हैं, ये इलास्टिक मटेरियल्स होते हैं. रबर बैंड एक एग्जांपल है इलास्टिक मटेरियल का. नेचुरल रबर, फोम बॉल, स्प्रिंग, स्टील वायर, ये सब एग्जांपल्स हैं इलास्टिक मटेरियल्स के. दूसरी प्रॉपर्टी प्लास्टिसिटी. The property because of which the object gets permanent deformation on application of deforming force, and even after removal of deforming force they never come to their original shape and size. This property is called plasticity. यानी कि अगर किसी ऑब्जेक्ट पे डिफॉर्मिंग फोर्स लगाया जाए और उसमें चेंज इन शेप और साइज ऑब्जर्व हो और डिफॉर्मिंग फोर्स हटाने के बाद वो वापस अपनी जगह पर ना आए, परमानेंट डिफॉर्मेशन उसमें हो जाए, तो ये प्रॉपर्टी जो है वो प्लास्टिसिटी कहलाती है. प्लास्टिसिटी जनरल प्रॉपर्टी है ज्यादातर मटेरियल्स की जो कि इररिवर्सिबल होती है तब तक जब तक वो टूटता ना हो. अब चौक को आपने तोड़ दिया तो वो इररिवर्सिबल नहीं हो सकता. टूटना इज समथिंग डिफरेंट. आपको सबसे अच्छा एग्जांपल देखिए, पॉलिथीन पैकेट ले लीजिए, उसको खींचिए. जब आप खींचेंगे तो वो फटने से पहले वो लंबा सा खिंच जाता है. च्युइंगम आपने चबाया होगा, जब आप उसको खींचते हैं तो वो पतला सा फ्लो करता हुआ बाहर आ जाता है. टूटने से पहले वाला जो पोजीशन है वो प्लास्टिसिटी है. कोई भी ऑब्जेक्ट इस वर्ल्ड में परफेक्ट प्लास्टिक नहीं है, लेकिन जो मड है वो नियरली परफेक्ट प्लास्टिक. मड यानी कीचड़ जो है वो नियरली परफेक्ट प्लास्टिक है. ये आपको मैंने एग्जाम्पल दिखाया हुआ है. ये प्लास्टिक क्ले है जिससे आपने खेला है बचपन में. इसको हमने रोल करके लंबा कर दिया या उसको पीसेस में काट दिया या उसको गोल करके बना दिया, आप ये वापस अपनी पोजीशन में कभी भी नहीं आएगा जैसा था. तो ये आपका एक प्लास्टिसिटी का एग्जाम्पल है. यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि किसी भी ऑब्जेक्ट की वो प्रॉपर्टी जिसकी वजह से उसको मोल्ड या ऑल्टर किया जा सकता है, ये उसका प्लास्टिसिटी कहलाता है. और प्लास्टिसिटी किसी भी सॉलिड को जो कि एक्सटर्नल फोर्सेस जिसके ऊपर लग रहा है, वो उस एक्सटर्नल फोर्सेस के अंडर में परमानेंट डिफॉर्मेशन या रप्चर होने, बिना रप्चर हुए परमानेंट डिफॉर्मेशन की परमिशन देता है. यहाँ से हमने कहा था आपको कि दो आपके प्रॉपर्टीज, दो आपकी पैरामीटर्स आते हैं, पहला स्ट्रेस और दूसरा स्ट्रेन. तो स्ट्रेस क्या है? रीस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया इज नोन एज स्ट्रेस. यानी स्ट्रेस इज इक्वल टू रीस्टोरिंग फोर्स अपॉन एरिया. जो स्ट्रेस है वो इंटरनल रेजिस्टेंस है कोई भी ऑब्जेक्ट के अंदर से जो आता है. दो तरह के स्ट्रेस होते हैं, एक नॉर्मल स्ट्रेस और दूसरा टेंजेंशियल स्ट्रेस. वो फोर्स जो कि ऑब्जेक्ट के सरफेस के परपेंडिकुलर लगता है ये नॉर्मल स्ट्रेस कहलाता है, और जो उसके पैरेलल या उसके टेंजेंशियल लगता है 0 डिग्री पे जो लगता है ये आपका टेंजेंशियल स्ट्रेस कहलाता है. यहाँ पर एग्जांपल्स आपको दिखाए हुए हैं. नॉर्मल स्ट्रेस प्रेशर के फॉर्म में लग रहा है पहले के फिगर में, दूसरे फिगर में टेंशन के फॉर्म में. नीचे बार में जब प्रेशर के फॉर्म में लग रहा है या टेंशन के फॉर्म में लग रहा है, ये सब नॉर्मल स्ट्रेस है क्योंकि जो सरफेस है उसके परपेंडिकुलर लग रहे हैं.
ये देखिए टेंजेंशियल स्ट्रेस, सरफेस के पैरेलल लग रहा है और ये सरफेस में एंगुलर डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस कर रहा है या एंगुलर डिफॉर्मेशन प्रोड्यूस कर रहा है। यहाँ पर मैंने आपको डिफरेंस दिखाया हुआ है नॉर्मल स्ट्रेस और शियर स्ट्रेस में। पहला वाला जो सिलेंडर है उस पर परपेंडिकुलर लग रहा है सरफेस के, ये नॉर्मल स्ट्रेस है, और दूसरे वाले में पैरेलल लग रहा है सरफेस के, ये आपका शियर स्ट्रेस या टेंजेंशियल स्ट्रेस है। दूसरी जो आपकी पैरामीटर है दैट इज स्ट्रेन। स्ट्रेन होता है चेंज इन डायमेंशन टू ओरिजिनल डायमेंशन का रेशियो। सो द रेशियो ऑफ चेंज इन डायमेंशन टू ओरिजिनल डायमेंशन इज कॉल्ड स्ट्रेन। चेंज जो है लंबाई के फॉर्म में हो सकता है, वॉल्यूम के फॉर्म में हो सकता है, या एंगुलर शेप के फॉर्म में होता है। लंबाई के फॉर्म में जब होता है तो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, वॉल्यूम चेंजेस के फॉर्म में होता है तो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, और अगर एंगुलर डिफॉर्मेशन क्रिएट हो रहा है तो ये आपका शियर स्ट्रेन होता है। पहला देखिए लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। इनिशियली जो लेंथ है वो L है, आपने इस पे फोर्स लगाया तो L प्लस डेल्टा L हो गई, तो चेंज इन लेंथ इज डेल्टा L डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ L, ये आपका लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन है। सो द रेशियो ऑफ चेंज इन लेंथ टू ओरिजिनल लेंथ इज कॉल्ड लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। दिस इज डेल्टा L अपॉन L। दूसरा वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, आपने इस पे प्रेशर लगाया, प्रेशर लगाने पे जो वॉल्यूम है वो कम हो गया। इनिशियली वॉल्यूम F था और F माइनस डेल्टा V हो गया, तो चेंज इन वॉल्यूम डेल्टा V डिवाइडेड बाय ओरिजिनल वॉल्यूम V, दिस इज वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। The ratio of change in volume to original volume is called volumetric strain. Shear strain, the ratio of lateral displacement to distance between two layers. Lateral displacement जब आपका जो है टेंजेंशियल स्ट्रेस लगता है तो टेंजेंशियल स्ट्रेस लगाने पे जो लेयर है वो अपनी जगह से मूव करके कुछ एंगल पे आगे बढ़ गई। इस केस में क्या हुआ, जो नीचे वाली लेयर है उसके कंपैरिजन में जो टॉप वाली लेयर है वो थोड़ी सी तिरछी हो गई, उसमें एंगल थीटा प्रोड्यूस हो गया। ये जो थीटा एंगल का जो डिफॉर्मेशन है, दिस थीटा इज नोन एज शियर स्ट्रेन, और ये डेल्टा एक्स अपॉन एच के बराबर है। डेल्टा एक्स क्या है, कितना वो लेयर अपनी जगह से आगे बढ़ी है, ये डेल्टा एक्स, और किस लेयर के कंपैरिजन में वो आगे बढ़ी है, जिस लेयर को आप जिसके रिलेटिवली आप इसको मेजर कर रहे हैं वो लेयर के बीच का जो डिस्टेंस है ये h है। तो ये लैटरल डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय डिस्टेंस बिटवीन टू लेयर्स का जो रेशियो है, दिस इज नोन एज शियर स्ट्रेन एंड इट इज डिनोटेड बाय थीटा। प्रैक्टिकल एग्जांपल्स देखिए स्ट्रेस और स्ट्रेन के। एक टेनिस बॉल ले लीजिए और उसको आप प्रेस करिए। जब आप प्रेस करते हैं तो उसमें टेम्परेरी डिफॉर्मेशन होता है, और ये जो आपका आपके अंगूठे पे जो आपको उस समय फोर्स महसूस होता है ये स्ट्रेस है। ये स्ट्रेस क्यों है, क्योंकि बॉल वापस उसको रिस्टोरिंग फोर्स दे रही है अपनी जगह आने के लिए, इसलिए आपके अंगूठे पे थोड़ा सा स्ट्रेस मिलता है। ये आपका जो बॉल का चेंज हुआ, जो बॉल के शेप में चेंज हुआ, दैट इज स्ट्रेन, और जो वो बॉल आपके अंगूठे पे या उंगली पे जो प्रेशर लगा रही है दैट इज स्ट्रेस। ये देखिए ये एग्जांपल, ये जब जब दबाते हैं तो जो इसका शेप चेंज होता है, ये जो चेंज इन रेशियो ऑफ चेंज इन डायमेंशन डिवाइडेड बाय ओरिजिनल डायमेंशन होगा, ये आपका जो है कितना, ये आपका होगा स्ट्रेन, और जो आपके हाथों पे जो प्रेशर आ रहा है दैट इज स्ट्रेस। दूसरा एग्जांपल देखिए, आप अपने दाहिने हाथ को या बाएं हाथ से बाएं हाथ को दाहिने हाथ से पकड़िए, इस तरह से लीजिए और इस तरह से पकड़िए, और इस हाथ को अपनी जगह रखते हुए आप इसको घुमाने की कोशिश करिए। तो आप जब इसको घुमाते हैं तो ये आपके हाथ में आपको थोड़ा बहुत टेढ़ापन दिखाई दे रहा है, ये दिस इज स्ट्रेन, और ये इसको करने के चक्कर में जो आपके हाथ के ऊपर जो प्रेशर महसूस होता है दैट इज स्ट्रेस। ये टॉर्शनल स्ट्रेन और स्ट्रेस है, इतना ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं, बट ये आप समझ लीजिए कि जब भी आप इस तरह का काम करते हैं कि कोई डिफॉर्मिंग फोर्स लगाते हैं तो जो ऑब्जेक्ट में चेंजेस होते हैं वो तो स्ट्रेन के परिचायक हैं, और जो आपको प्रेशर महसूस होते हैं या जो ऑपोजिशन फोर्सेस जो महसूस होते हैं उनकी वजह से आपका स्ट्रेस होता है।
अब यहाँ पर मैंने आपको एग्जांपल्स दिखाए हुए हैं स्ट्रेस और स्ट्रेन के। ओरिजिनल वॉल्यूम है आपका फर्स्ट वाले केस में। सेकेंड केस में आपने इस पे प्रेशर लगा दिया चारों तरफ से, तो वो थोड़ा सा दब जाता है, दब के ये छोटा हो गया, छोटा हुआ तो चेंज इन डायमेंशन हुआ, ये आपका स्ट्रेन है। और चारों तरफ से जो इसके ऊपर प्रेशर लग रहा है वो आपका स्ट्रेस है। दूसरे वाले केस में तीसरे वाले केस में देखिए टेंशन है, बाहर की तरफ आप इसको खींच रहे हैं तो इसका जो शेप है वो थोड़ा सा बड़ा हो गया, चेंज जो है दैट इज स्ट्रेन। और ये जो टेंशन की वजह से जो इसको प्रेशर महसूस हो रहा है दैट इज स्ट्रेस। लास्ट वाले में देखिए जब आपने उसके ऊपर टेंजेंशियल फोर्स लगाया है तो एंगुलर चेंज हो गए, एंगुलर चेंज जो है वो आपका शियर स्ट्रेन है। और जो ये पैरेलल आपका जो फोर्स लग रहा था उसकी वजह से जो स्ट्रेस है दैट इज टेंजेंशियल स्ट्रेस। एक लॉ रॉबर्ट हुक नाम के साइंटिस्ट ने दी थी। उन्होंने बहुत सारी स्टडीज करी इनके बारे में और उन्होंने ये बताया कि विद इन इलास्टिक लिमिट्स द स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। अगर इलास्टिक लिमिट के अंदर की बात की जाए तो जो स्ट्रेस होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है स्ट्रेन के। स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन इज अ रेशियो विच इज अ कांस्टेंट, और इस कांस्टेंट को कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी या मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी कहा जाता है। ये हुक्स लॉ का एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन आपको करना है। ये आपको एक स्केल दिया हुआ है, उसके साथ एक स्प्रिंग है, इसमें आपने एक हैंगर लगाया, हैंगर लगाने पे उसका कुछ रीडिंग चेंज हुई, उसमें एक वेट एक बाट रखेंगे तो थोड़ा सा एक्सटेंशन होगा, दो रखेंगे तो ज्यादा एक्सटेंशन होगा, यानी जितना ज्यादा लोड उतना ज्यादा एक्सटेंशन। यहाँ से हुक्स लॉ के लिए आप जब लोड और एक्सटेंशन के बीच में ग्राफ प्लॉट करेंगे तो ओरिजिन से होके जाती हुई एक स्ट्रेट लाइन आएगी जो आपको यहाँ पर दिखाई दे रही है राइट हैंड साइड पे फिगर में। ओरिजिन से होके जाती हुई जहां तक इलास्टिक लिमिट है वहां तक बिल्कुल सीधी है और उसके बाद वो थोड़ी सी टेढ़ी होती हुई सीधी ऊपर चली गई है। तो ये आपका हुक्स लॉ का वेरिफिकेशन है जो कि आपको लैब में करना है। अब हुक्स लॉ में हमने मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी ऐड करी है। तीन तरह के मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी हैं। पहला यंग्स मॉड्यूलस, दूसरा बल्क मॉड्यूलस और तीसरा मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी या शियर मॉड्यूलस। यंग्स मॉड्यूलस क्या है? द रेशियो ऑफ नॉर्मल स्ट्रेस टू लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन इज कॉल्ड यंग्स मॉड्यूलस and it is denoted by y. So y is equal to normal stress upon longitudinal strain. Normal stress f upon a है, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन डेल्टा एल अपॉन एल है। इसको जब आप एक्सपेंड करेंगे तो आपको मिलेगा एफ एल अपॉन ए डेल्टा एल। दिस इज यंग्स मॉड्यूलस। यंग्स मॉड्यूलस यहाँ दिखाने की कोशिश की है, इसके ऊपर थोड़ा सा आपने टेंशन करा तो इसके अंदर चेंज इन लेंथ डेल्टा एल हो गया और ये आपका y की वैल्यू आ गई। बल्क मॉड्यूलस, रेशियो ऑफ नॉर्मल स्ट्रेस टू वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। नॉर्मल स्ट्रेस एफ अपॉन ए, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन डेल्टा वी अपॉन पी। So K is equal to FV upon A delta V. This is bulk modulus. तीसरा shear modulus, इसको मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी कहते हैं और ये रेशियो है टेंजेंशियल स्ट्रेस टू शियर स्ट्रेन का। ईटा से लिखते हैं, एन स्मॉल एन में जो राइट वाला लेग है उसको थोड़ा लंबा कर देते हैं। ईटा इज इक्वल टू टेंजेंशियल स्ट्रेस अपॉन शियर स्ट्रेन। दिस इज एफ अपॉन ए डिवाइडेड बाई थीटा। थीटा की वैल्यू डेल्टा एक्स अपॉन एच हम यहाँ सब्सटीट्यूट अगर कर दें तो ईटा इज इक्वल टू एफ एच अपॉन ए डेल्टा एक्स। दिस इज शियर मॉड्यूलस। ये शियर मॉड्यूलस मैंने दिखाने की कोशिश की है, डेल्टा एक्स अपॉन एच। ईटा इज इक्वल टू एफ एक्स अपॉन ए डेल्टा एफ एच अपॉन ए डेल्टा एक्स। आज के लिए इतना ही, आगे हम नेक्स्ट लेक्चर में चलेंगे। थैंक यू।